सैलामेंडर। सैलामेंडर उभयचरों की लगभग 500 प्रजातियों का एक सामान्य नाम है। इन्हें आमतौर पर इनके पतले शरीर, छोटी नाक और लंबी पूंछ इन छिपकली जैसी विशेषताओं से पहचाना जाता है। सभी ज्ञात जीवाश्म और विलुप्त प्रजातियां कॉर्डेटा जीववैज्ञानिक वंश के अंतर्गत आती हैं, जबकि कभी कभी विद्यमान प्रजातियों को एक साथ यूरोडेला के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ज्यादातर सैलामेंडरों के अगले पैरों में 4 और पिछले पैरों में 5 उंगलियां होती हैं। उनकी नम त्वचा आमतौर पर उन्हें पानी में या इसके करीब या कुछ सुरक्षा के तहत, जैसे कि नम सतह, अक्सर एक गीले स्थान में मौजूद आवासों में रहने लायक बनाती है। सैलामेंडरों की कुछ प्रजातियां अपने पूरे जीवन काल में पूरी तरह से जलीय होती हैं, कुछ बीच बीच में पानी में रहती हैं और कुछ बिल्कुल स्थलीय होती हैं, जैसे कि वयस्क। हालांकि मेरुदंडधारियों में यह एक अनूठी बात है, लेकिन ये अपने खोए हुए अंगों और शरीर के अन्य हिस्सों को पुनः उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं। आमतौर पर पूर्ण विकसित सैलामेंडरों की शारीरिक बनावट पतले शरीर, लंबी पूंछ और 4 अवयवों के साथ छिपकलियों की तरह साधारण 4 पैरों वाली होती है। हालांकि कुछ छिपकलियों की तरह सैलामेंडर की कई प्रजातियों के अवयव छोटे या बिल्कुल नहीं होते हैं, जिसके उनका स्वरूप ईल मछली की तरह दिखाई पड़ता है। अधिकांश प्रजातियों के अगले अवयवों में 4 और पिछले अवयवों में 5 उंगलियां होती हैं और पंजे नहीं होते हैं। सैलामेंडर अक्सर चमकीले रंग के होते हैं, जो या तो दोनों लिंगों में सालों भर मौजूद रहता है या सिर्फ नरों में खास तौर पर प्रजनन काल के दौरान होता है। हालांकि पूरी तरह से भूमिगत आवासों में रहने वाली प्रजातियों का रंग अक्सर सफेद या गुलाबी होता है और त्वचा पर कोई भी धब्बा नहीं पाया जाता। कई सैलामेंडर अपेक्षाकृत छोटे होते हैं, लेकिन कुछ निश्चित अपवाद भी होते हैं। इनके आकार का विस्तार पूंछ सहित की कुल लंबाई 2.7 सेंटीमीटर 1.1 इंच वाले अत्यंत छोटे सैलामेंडरों से लेकर विशाल चीनी सैलामेंडरों तक होता है, जिनकी लंबाई 1.8 मीटर 5.9 फीट और वजन 65 किग्राम 2300 औंस तक हो सकता है। हालांकि ज्यादातर 10 सेंटीमीटर 3.9 इंच और 20 सेंटीमीटर 7.9 इंच के बीच की लंबाई के होते हैं। सैलामेंडर बड़े होने के साथ नियमित रूप से अपनी त्वचा की बाहरी परत एपिडर्मिस को उतार देते हैं और इससे निकलने वाले केंचुल को खा जाते हैं। सैलामेंडर की विभिन्न प्रजातियों में श्वसन क्रिया विभिन्न प्रकार से होती है। जिन प्रजातियों में फेफड़े नहीं होते हैं वे गलफड़ों के माध्यम से सांस लेते हैं। अधिकांश मामलों में ये बाहरी गलफड़े होते हैं जो इनके सिर के दोनों तरफ कलगियों की तरह दिखाई पड़ते हैं। हालांकि एम्फियूमास में आंतरिक गलफड़े और गलफड़ों के छेद होते हैं। कुछ स्थलीय सैलामेंडरों में ऐसे फेफड़े होते हैं जिनका उपयोग सांस लेने में होता है, हालांकि ये स्तनधारियों में पाए जाने वाले अधिक जटिल अंगों के विपरीत सरल और थैलीनुमा होते हैं। कई प्रजातियों जैसे कि ओल्म में वयस्कों की तरह फेफड़े और गलफड़े दोनों होते हैं। कुछ स्थलीय प्रजातियों में फेफड़े और गलफड़े दोनों ही नहीं पाए जाते हैं और ये वायु का आदान प्रदान अपनी त्वचा के जरिए करते हैं। इस प्रक्रिया को वैलेरियन श्वसन कहा जाता है, जिसमें नलिकाओं का जाल पूरी त्वचा में और मुंह के अंदर तक फैला होता है। यहाँ तक कि फेफड़ों वाली कुछ प्रजातियां इस तरीके से त्वचा के जरिए सांस ले सकती हैं। सैलामेंडर की त्वचा से म्यूकस का स्राव होता है, जो सूखे स्थानों पर इस जीव को नम रखने में मदद करता है और पानी में रहने पर इसके नमक का संतुलन बनाए रखता है, साथ ही तैरने के दौरान इसे चिकनाई प्रदान करता है। सैलामेंडर अपनी त्वचा में मौजूद ग्रंथियों से विष का स्राव भी करते हैं और कुछ में इनके अतिरिक्त अनुनय संबंधी फेरोमोन्स के स्राव के लिए त्वचा ग्रंथियां भी होती हैं। शिकार अभी भी सैलामेंडर का एक और अनूठा पहलू है। फेफड़ा रहित सैलामेंडरों में हायोड हड्डी के आसपास की मांसपेशियां दबाव बनाने के लिए संकुचित हो जाती हैं और वास्तव में हायोड हड्डी को झटके से जीभ के साथ मुंह से बाहर निकालती हैं। जीभ की नोक एक म्यूकस की बनी होती है जो इसके सिरे को चिपचिपा बनाती है, जिससे शिकार को पकड़ा जाता है। पेडू क्षेत्र की मांसपेशियों का इस्तेमाल जीभ को घुमाने के क्रम में और हायोड के पिछले हिस्से को इसकी मूल स्थिति में वापस लाने में किया जाता है। हालांकि अत्यंत जलीय प्रजातियों में से कई में जीभ में मांसपेशियां नहीं होती हैं और इसका इस्तेमाल शिकार को पकड़ने के लिए नहीं किया जाता है। जबकि ज्यादातर अन्य प्रजातियों में एक मोबाइल जीभ होता है, लेकिन हायोड बोन के अनुकूलन के बगैर।
सैलामेंडर की ज्यादातर प्रजातियों के पास ऊपरी और निचले दोनों जबड़ों में छोटे दांत होते हैं। मेढकों के विपरीत यहाँ तक कि सैलामेंडर के लावा में भी इस तरह के दांत पाए जाते हैं। अपने शिकार को खोजने के लिए सैलामेंडर लगभग 400 nm, 500 nm और 570 nm के अधिक से अधिक संवेदनशील दो प्रकार के फोटोरिसेप्टर पर आधारित पराबैंगनी रेंज में ट्राइकोमेटिक कलर विजन का इस्तेमाल करते हैं। स्थायी रूप से भूमिगत सैलामेंडरों के पास छोटी आंखें होती हैं जो यहां तक कि त्वचा की एक परत से ढकी हो सकती हैं। लावा और कुछ अत्यंत जलीय प्रजातियों के वयस्कों में मछलियों की तरह का एक पार्श्व रैखिक अंग मौजूद होता है जो पानी के दबाव में होने वाले बदलावों का पता लगा सकता है। सैलामेंडरों के पास बाहरी कान नहीं होते हैं और केवल एक अल्पविकसित मध्य कान होता है। सैलामेंडर शिकारियों से बचने के लिए अपनी स्वतंत्र पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। वे अपनी पूंछ को गिरा लेते हैं और यह थोड़ी देर के लिए छटपटाती रहती है और सैलामेंडर या तो भाग जाते हैं या फिर उस समय तक स्थिर रहते हैं जब तक कि शिकारी का ध्यान नहीं बढ़ जाता। सैलामेंडर नियमित रूप से जटिल ऊतकों को पुनः उत्पन्न कर लेते हैं। पैदों के किसी भी हिस्से को खोने के कुछ ही हफ्तों के बाद सैलामेंडर गायब संरचना को पूरी तरह से दोबारा पैदा कर लेते हैं। सैलामेंडर पर्मियन काल के मध्य से लेकर अंत तक के दौरान अन्य उभयचरों से अलग हो गए थे और शुरुआत में क्रिप्टोब्रैंक्वाडिया के आधुनिक सदस्यों के समान थे। छिपकलियों से उनकी समानता सिम्प्लेसियोमॉर्फी प्रारंभिक चौपायों की शारीरिक संरचना की उनकी सामान्य स्मृति का नतीजा है और वे अब छिपकलियों से उतनी नज़दीकी से नहीं जुड़े हैं जितने कि स्तनधारियों से या फिर उस मामले में पक्षियों से। बैट्राकिया के अंदर उनके नज़दीकी संबंधी मेढक और टोड हैं। कॉर्डेट्स पूंछ वाले ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और अफ्रीका के अधिकांश हिस्सों को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं। सैलामेंडर की ज्ञात प्रजातियों में से 1/3 उत्तरी अमेरिका में पाई जाती हैं। इनका सबसे अधिक जमावड़ा एपालाचियन के पर्वतीय क्षेत्रों में मिलता है। सैलामेंडर की अनेकों प्रजातियां हैं और ये उत्तरी गोलार्ध में ज्यादातर नम या शुष्क आवासों में पाई जाती हैं। ये आमतौर पर नदी नालों में या उनके निकट खाड़ियों, तालाबों और अन्य नम स्थानों में रहते हैं। सैलामेंडरों का जीवन इतिहास अन्य उभयचरों जैसे कि मेढकों या टोडों के समान होता है। अधिकांश प्रजातियां अपने अंडों का निषेचन आंतरिक रूप से करती हैं जिसमें नर शुक्राणुओं की एक थैली को मादा की मोरी में जमा करते हैं। सबसे प्रारंभिक सैलामेंडर जिन्हें एक साथ क्रिप्टोब्रैंक्वाइडिया के रूप में वर्गीकृत किया जाता है उनमें इसकी बजाय बाह्य निषेचन होता है। अंडे एक नमी वाले वातावरण में, अक्सर तालाब में लेकिन कभी कभी नम मिट्टी या ब्रोमेलियाड्स के अंदर भी दिए जाते हैं। कुछ प्रजातियां ओवोविविपेरस होती हैं जिनमें महिलाएं अंडों को उनके निषेचन तक अपने शरीर में रख लेती हैं। इसके बाद लावा का एक ऐसा चरण होता है जिसमें ये जीव पूरी तरह से जलीय या स्थलीय आवास में रहते हैं और इसके पास गलफड़े मौजूद होते हैं। प्रजातियों के आधार पर लावा चरण में पैर मौजूद हो सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। लावा चरण प्रजातियों के आधार पर कुछ दिनों से लेकर कई वर्षों तक का हो सकता है। कुछ प्रजातियों जैसे कि डंस सैलामेंडर में लावा चरण बिल्कुल ही नहीं होता है, जिनमें वयस्कों के लघु संस्करणों के रूप में बच्चे अंडों को सेने का काम करते हैं। सैलामेंडर के सभी परिवारों में नियोटिनी देखी गई है जिनमें व्यक्तिगत सैलामेंडर के पास यौन परिपक्वता के दौरान गलफड़े मौजूद हो सकते हैं। यह सैलामेंडर की सभी प्रजातियों में सार्वभौमिक रूप से संभव हो सकता है। हालांकि और अधिक सामान्य रूप से गलफड़ों की कमी, पैरों के विकास या आकार में वृद्धि और लौकिक रूप से जीव के सक्रिय रहने की क्षमता के साथ साथ इनमें रूपांतरण मेटामॉर्फोसिस जारी रहता है। कवक संबंधी बीमारी काइट्रिडायोमाइकोसिस के कारण जीवित उभयचर प्रजातियों की संख्या में एक सामान्य कमी ने सैलामेंडरों पर भी गहरा प्रभाव डाला था। हालांकि शोधकर्ताओं को अभी तक कवकों और आबादी में गिरावट के बीच कोई सीधा संबंध नहीं मिला है, फिर भी उनका मानना है कि इसने एक भूमिका निभाई है। शोधकर्ता वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन को भी इसमें योगदान करने वाले संभावित कारकों के रूप में देखते हैं। यह 1970 के दशक के दौरान और हाल ही में ग्वाटेमाला में किए गए सर्वेक्षणों पर आधारित है। विशेष रूप से प्रभावित प्रजातियां थीं सूडोयोरिसिया ब्रूनाटा और सूडोयोरिसिया गैबेली, दोनों ही 1970 के दशक के दौरान प्रचुर मात्रा में मौजूद थे।